बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और 2 घंटे आप हमारे साथ ये प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आगाज़ करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं आज 9 मई है। 9 मई के अंधोनाक सानहे को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दिलखराश सानहा है जिसे शायद कभी भुलाया जा सके। इस सानहे की मनसूबाबंदी तो 9 मई से कबल ही शुरू कर दी गई थी। मुल्क में पहले इस्तराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया, फौज के खिलाफ उकसाया गया, झूठ और मुबालगा आराई पर बयानिया बनाया गया, इसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इस शर्अंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। फिर 9 मई 2023 को शरपसंदों ने वो कुछ कर डाला जो 76 बरसों में हमारा दुश्मन भी ना कर सका। कौमी सलामती के इदारों पर हमले किए गए, शहदा की यादगारों की तज़हीक की और उन्हें नजर आतिश किया। यहाँ तक कि लाहौर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना और मादिर मिल्लत फातिमा जना की रिहाइश गाह को भी निशाना बनाया गया। शरपसंदों ने जना हाउस में पहुंचकर लूट मार की, तोड़ फोड़ की और फिर वहां आग लगा दी। इतना कुछ करने के बावजूद भी जब जो इंतशारी टोला था, इंतशारी लोग थे, उनका मकसद ना पूरा हुआ तो वो वतन अजीज़ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने लगे। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया, इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया गया, मन घड़त और झूठी खबरें फैलाई गईं। जी। और गैर मुल्की जरीदों अखबारों में पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मज़ामीन लिखे गए, इदारों के खिलाफ धरनों और लॉन्ग मार्च की धमकियां दी गई, मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, IMF को कर्जा ना देने के लिए खतूत भी लिखे गए, सऊदी अरब जैसे बरादर और दोस्त मुल्क पर रिजीम चेंज के संगीन इल्जामात लगाए गए और गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी से रोकने की कोशिश की गई। 9 मई के हमलों का निशाना बनने वाली पाक फौज ने मामले को इंतहाई पेशावराना अंदाज में हैंडल किया। वो पहले से कहीं ज्यादा मुतहरिक और मुत्तहिद हुई, मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती को मुकद्दम रखा और अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों की तकमील के साथ साथ आज अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की सिफारती और मुआशी मुआवनत में अहम किरदार अदा कर रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि सानहे को 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक शरपसंदों की सजाएं नहीं उन्हें दी जा सकी हैं। अदालतों में बस तारीखों पर तारीखें चल रही हैं, मुलव्वस अफराद जमानतों और उनमें तौसी के मज़े लूट रहे हैं, बल्कि जो गिनती के चंद अफराद जेलों में मौजूद हैं उनको भी रिहा कराने के लिए एहतजाज किए जा रहे हैं, जिस पर पूरी कौम सख्त हैरान और परेशान है और सवाल कर रही है कि ये कैसा मुल्क है कि वीडियोज़ और तमाम तर सबूतों के बावजूद नफरत अंगेज वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद आज़ाद फिर रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सानहा 9 मई को 1 साल होने पर अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल और इस पर वफाकी हुकूमत भी मुतहरक हुई। 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला किया गया। आज वफाकी काबीना का अहम इजलास में मुतवक्किल है जिसमें 9 मई को सयाह दिन करार देने और शहदा से इजहार यकजहती का ऐलान किया जाएगा। शहदा को खैराज अकीदत पेश करने के लिए जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है। हुआ क्या था 9 मई को? सानिया, 9 मई से मुतल्लिक की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है और आज ही के दिन इक़्तिदार परस्तों ने वो कुछ किया था जो 76 बरसों में हमारा दुश्मन भी नहीं कर सका था। तो क्या कहेंगे सर आज के हवाले से आप? पाकिस्तान के अंदर सियासी मद्देनजर जो है ना वो हमेशा आते रहे। नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ था कि आप अपनी फौज पे चढ़ दौड़ते जी। कभी आप अमेरिका से शुरू होते थे और फिर पाक फौज के सरबराह को मीर जाफर सादिक कहते थे और फिर उनसे एक्सटेंशन की मुलाकातें करते थे। अब जो DGISPR ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब जुडिशल कमीशन पे बात हुई तो उन्होंने वो वाकयात दोहराए जो हम सब बड़े अरसे से कह रहे थे कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए जी जो 2014 के धरने प्लान हुए थे और फिर 16, 22 जो कुछ भी हुआ वो सामने आ गया कि चीजें कैसे मैनिपुलेट होती थी। नवाज शरीफ ने गिला ये किया कि मुझे उन 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों से गिला है, यानी वो फिर बाद में अब ये जजेस के नाम भी सामने आ गए। ज़ाहिर है वो जो पनामा बेंच था कि किस तरीके से उस बेंच में गेम डाली गई कि जब भी सजा नहीं मिल रही थी तो पनामा से अकामा, लेकिन इसके बावजूद पाक फौज पे चढ़ाई किसी ने नहीं की, पाक फौज के इदारों पे नहीं गए। हमारे एसेट्स हैं, अपने शहदा की यादगारें हैं। तो इन लोगों ने जब से इक़्तिदार में गए PTI को, जिनको DGISPR ने इंतशारी टोला करार दिया, इनके पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं कि बस सिर्फ फौज से हमने बदला लेना है।
तो 9 मई को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है 1 साल पहले, तो बदला तयशुदा अहदाफ पे लिया जाता है, क्योंकि दर्जनों मकामात पे जिस तरीके से लोग फौजी तनसीबात पे गए, फौजी इदारों पे गए, पीएफ बेस पे चले गए, तो ये बिल्कुल जहनी आबियारी थी और जो आज अपने उरूज पे है। सोशल मीडिया के जरिए राना साहब, सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्या, नौजवान खास तौर पर जो तबका है उनके जहनों के साथ ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ऐसा किया कि जब साबिक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाता है तो रेंजर्स गिरफ्तार करती है अदालत से और नैब के गालिबन हवाले किया जाता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का वो मामला था, तो फिर मिलिट्री तनसीबात पे क्यों हमला किया गया, शोहदा के मुजस्समे क्यों तोड़े गए, ऐसा क्यों हुआ? देखें, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें लीडर्स के बयानात भी मौजूद थे, सबके, कि कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और तयशुदा अहदाफ पे पहुंचे। तो हिकमत अमली तो ये पुरानी लग रही थी कि जब से उनकी 9 अप्रैल से, यानी 1 साल और 1 माह पहले जब उनकी हुकूमत गई थी, उसके बाद से लेके उनका गम गुस्सा फौज के खिलाफ जा नहीं रहा था। बिल्कुल वो तो बात समझ आ गई कि जब नौजवानों की ज़हनी आबियारी यही की जाए कि यही मीर जाफर सादिक है, इन्होंने ही हमारी हुकूमत निकाली है। और फिर उस वक्त की सहूलतकारी थी जिसके नतीजे में आपको पता है कि बहुत सारे फौजी अफसरों को सजाएं भी दी जा चुकी, वो मुलाजमतों से फारिग भी किए जा चुके। यही बात उन्होंने कही कि हमने तो अपने जिम्मे का काम किया, लेकिन हमारा सवाल निज़ाम अदल पे है। तो हम सब भी यही कहते हैं कि निज़ाम अदल इस मुल्क का ठीक है ही नहीं। चाहे वो मुसल्लह अफवाज को अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो हम आम पाकिस्तानी को भी है कि आप नीचे से टॉप पे क्यों हैं। आपको हम सारी मराहत इस खुशी से देते हैं, हमारे टैक्सों से चलती है ना सारी गवर्नमेंट, और लेकिन जजों को पेंशन्स भी 100% मिलती है। ऐसे ही है। बाकी भी सरकारी मुलाजिम रिटायर हो तो 70% के इनको खौफ ना हो, रिस्क मामलात ठीक रहे और ये फैसले करें। जब लाखों मुकदमे कोर्ट्स में मौजूद हों और 9 मई के थाने में मुलविस लोगों की जमानतों पे जमानतें हो रही हों, तो फिर ये सवाल तो फौज के सरबराह की तरफ से DGISPR ने बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारा निज़ाम ये कैसी सियासत और इक़्तिदार की जंग है कि हमने शहदा की कुर्बानियों को भूल दिया, हम शहदा के मुजस्समों को जलाते रहे, और हम देखते हैं कि हर सियासी जमात यही चाहती है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, बाकी जो मर्जी हो, हम ज़ाती और सियासी मफाद से निकल कर मुल्की मफाद का कब सोचेंगे? नहीं, देखें, इस पे तो बड़ा डायलॉग हो सकता है सारी सियासी जमातों में। मैंने अभी नाम लिया पीपल्स पार्टी का भी, मुस्लिम लीग नून का भी, कि इन्होंने ये काम नहीं किए, इक़्तिदार से निकाले गए, एस्टैब्लिशमेंट के हाथों से निकाले गए, दरपर्दा साजिशें उसी तरह ही होती रही, लेकिन ये काम नहीं हुआ जो जहनी आबियारी इन्होंने नौजवानों की और उनकी सहूलतकारी हर तरफ से होती रही। और नतीजा ये है कि आज बराह रास्त वो धमकियां दे रहे हैं रिटेलिएशन की, कि हम जवाब देंगे और आप एक सियासी पार्टी बन गए हैं, फौज को वो कह रहे हैं, जबकि वो ये बता रहे हैं कि भाई देखें ये चीजें सामने हैं, जिसके अंदर बोलने वाले भी सामने हैं, वो लीडर्स हैं कि फलां जगह पे पहुंच जाओ, फिर वो साथ भी मौजूद होते हैं और उनकी जमानतें हो जाती हैं बहुत सारों की, और जहां सजाएं हो सकती थी फौजी अदालतों की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है। और अब देखें कब वो लगता है, कब वो फाइनल होता है। कुछ लोगों को अगर सजाएं हो जाती जो इसमें सामने मुलविस थे, तो शायद ना इतनी जुर्रत होती और ना फिर ये मामला इतना बढ़ता। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना पहला मरहला फौजी अदालतों का। राना साहब, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था, उसके बाद PTV के दफ्तर पर जो हमला हुआ था, वो लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, अगर उनको सजाएं दे दी जाती तो शायद 9 मई ना होता? नहीं, तो उस वक्त वही देखे ना, ये DGISPR ने सवाल उठाया और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ये सारे काम खुद करा रही थी, सारी सहूलतें दे रही थी। और देखे ना, वो SSP जुनेजो साहब को मारा गया, इमरान खान ने खुद जो पुलिस की वैन थी उसमें से अपने वर्करों को बनी गाला के रास्ते में वो पुलिस वैन रोक के कब्जा करके उनको छुड़ाया। इनको जब वजीर आजम बनाया गया उस वक्त भी इनके ऊपर पर्चे थे, उसी चीजें क्लियर किया गया, सारे प्यार मोहब्बत इन्हीं के साथ की गई, क्योंकि वो सारा काम इनको लाने के लिए किया गया था। लेकिन जब ये डिलीवर करने में नाकाम हुए और हर तरह से फंस गया, और जब ये इनको निकाला गया तो इन्होंने बदला अपने मोहसिनों से लिया आए थे। अब वो बड़े, उन्होंने कल भी अडयाला में कहा कि नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप तहकीकात करा लें। एक उस वक्त की टोटल एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उस वक्त के MNA और बाद में सदर बने अलवी साहब और इमरान खान की बात हो रही है कि अल्ताफ भाई से बात हो गई है, PTV पे कब्जा कर लिया गया है, सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ एक ऑडियो लीक हुई थी। मैं आपको बिल्कुल शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने तमाम तर चीजें सामने आने के बावजूद उन्होंने कहा था नहीं, कंटेनर के मामलात, इनकी निजी जिंदगी के मामलात, रेहाम खान के साथ निकाह,
कंटेनर के ऊपर, मुहर्रम के अंदर, सब चीजें उन्होंने कहा नहीं ये इनके निजी मामला हैं, ये पब्लिक में जो मर्जी करें, हम इनको ओपन नहीं करेंगे। आईबी ने उस वक्त सारी चीजें ला के दे दी थी प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये नहीं टल रहे थे और आखिर इनको वजीर आजम बनाया। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? अभी जो जिम्मेदारान है इसके, हमें तवक्को करनी चाहिए कि जब पाक फौज उसके पीछे मौजूद है, कह रहे हैं, आज अभी आपने बताया कि वजीर आजम भी कैबिनेट का इजलास कर रहे हैं और उसमें वो स्पेशल मैसेज भी दिया जाएगा। सदर वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी सानिया 9 मई है और इनके जो किरदारों को सजाएं मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि चीजें एविडेंस की सूरत में मौजूद हैं, चीज़ें बिल्कुल एविडेंस की शक्ल में मौजूद है। राना साहब, अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिप मैंने देखा, पीटीआई रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब, एक निजी टीवी चैनल में वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो शख्स भी 9 मई में मुलव्विस हैं उन्हें बिल्कुल सज़ा दी जानी चाहिए, कानून के मुताबिक दी जानी चाहिए, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें कि मिलिट्री कोर्ट्स का क्या किरदार है सारे मामले में। देखें, यही वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त स्टे पे है जी, कि मिलिट्री ये समझती है कि उनके कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर वहां पे कोई हमला करता है, चाहे वो सिविलियन ही हो, तो वो मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल होगा। और उन्होंने ट्रायल करके फैसले करके महफूज कर लिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट से मना किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आता है, वो अगर कह देते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं थी, बस खत्म बात हो जाएगी, क्योंकि अपील चल रही है, रिव्यू चल रहा है। और अगर वो दुरुस्त करार देते हैं तो वो फैसले, सजाएं अनाउंस हो जाएंगी, बहुत सारों को कान हो जाएंगे कि भाई इस तरीके से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सलामती के मामला के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो काम इंडिया चाहने के बावजूद नहीं कर सका था, वो हमारे लोगों ने मुश्तइल होकर वो कर दिया। क्योंकि जब फौजें लड़ती हैं तो वो अपने लोगों के साथ नहीं लड़ती, वो अपने लोगों के साथ मिलकर लड़ती हैं। तो यहाँ पे ज़हनी तौर पे इस तरह की आबियारी की गई कि लोग चढ़ दौड़े और लीडरों के कहने पे गए। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सब ने अलग ऐलान कहा कि देखे ना, शहरियार आफरीदी की वॉइस थी, वीडियो थी कि चलो जीएचक्यू चलो। अच्छा, आप फूल चढ़ाने गए थे जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस में आप क्या करने गए थे? कोई दुआ पढ़ने गए थे? आप आईएसआई के दफ्तर फैसलाबाद में क्या करने गए थे? पेशावर कोर कमांडर हाउस पे क्या करने गए थे? पीएफ बेस मियां वाली क्या करने गए थे? शोहदा की यादगारें सरगोदा में आप क्या करने गए थे? मतलब चुना हुआ काम था कि जो फौज से रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर आपने जाके करने। और खान साहब ने ये कहा कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर कहा गया कि अगर फिर मौका मिला तो यही करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो इस बात की मुतकाजी हैं, जो फौज की तरफ से मुतालबा आया कि या तो आप माफी मांगें और क्लियर करें अपनी पोजीशन के आइंदा ऐसा काम नहीं होगा, या फिर ठीक है। फिर तो इसका क्या मतलब है कि माननीय पीटीआई अगर माफी मांग लेते हैं तो फिर वो वापस आ सकते हैं? देखिए, वो माफी इसी सूरत में है ना कि जी फिर वो अपने लोगों को कहेंगे ना कि हमने गलती की। सही मानना पड़ेगा कि ये उन्होंने उकसाया था लोगों को। ये ऐसी छोटी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर खान साहब चाहें सियासत में वापसी के लिए, तो जो गलती की है, जिससे लोगों को उकसाया है, फिर लोगों ने फैसला करना है कि वो उस लीडर के साथ चलेंगे जिसको आज इतने अरसे के बाद गलती राना साहब, तो बहुत अच्छी बात नहीं हो गई साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए। इदारों ने दिल तो बहुत बड़ा किया फिर, यानी कि उन्होंने जो उनके साथ किया है पीटीआई ने और उनके सपोर्टर्स ने, उस हवाले से वो सब भुलाने के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं जी आप माफी मांगे पब्लिकली आके और आपको माफ कर दिया जाएगा। देखें, ये दिल बड़ा करने की बात है हर पाकिस्तानी की, ये अपने ही लोग हैं ना, मतलब, लेकिन उन्हें उकसा के वहां गलत काम पे ले जाया गया। तो अगर एक पार्टी जिसने ये काम किया हो, वो वैसे तो पार्टी लीडरशिप माफी मांगती है, तो फिर वो लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना कि ये गलत कर रहे थे। अब ये वो सवाल है, मखमसा है, जो खान साहब को तय करना है कि वो कब माफी मांगते हैं, क्योंकि इसके बगैर गुंजाइश तो कोई नहीं है उनकी। अच्छा राना साहब, जो मुज़ाकरात की खबरें चल रही थी, बातें चल रही थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो गया कि इंतशारी टोले के साथ ना डील होगी ना ही कोई ढील होगी। और मुक़्तदर हलकों ने तो साफ साफ कह दिया है कि इंतशारी टोला जो है हम इससे बात नहीं करेंगे। तो ये मुज़ाकरात फिर नहीं होने वाले? अब देखें, फिर ये मुज़ाकरात का जो चूरन बेच रहे थे जनरल लोधी, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस, और जो लोग, इमरान खान ने खुद 3 की कमेटी बनाई कि जो मर्जी बात कर ले, तो उन्होंने जवाब दे दिया बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातें आपस में करें। हाँ जी, ये काम हमारा नहीं है। बिल्कुल। और फौज जो है वो हर हुकूमत के साथ टेक्निकली, कानूनी तौर पे साथ होती है, एक पेज पे होती है जो हुकूमत काम कर रही होती है। तो उनको उसके साथ पार्टी बना के न समझा जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि जो केस हमारा है उस पर आप पब्लिकली माफी मांगे। अच्छा राना साहब, अभी जैसे आपने ये बात की है कि इदारों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाजे कई दफ़ा ये चीज़ वाजे कर दी गई है कि उनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है।
और इससे पहले ही गुफ्तगू करते हुए आपने ये अल्फाज कहे कि 2014 में जो धरना दिया गया पीटीआई की जानिब से, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उसे सपोर्ट किया। तो ये कहाँ पर होता है ये मामला, यानी कि सियासी जमातें, ये इनकी नाअहली है कि खुद जाकर मजबूर करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो? नहीं, देखें, मैं आपको बताऊं, जब DGISI और DGISPR ने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था ना कि हमने शौरी तौर पे फैसला किया कि हम सियासत से पीछे हटेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। और हमने मुस्तकबिल में आने वाली जो फौज के अफसर हैं उनके साथ भी लंबे सेशंस किए हैं, सवाल जवाब किए हैं, और उसके बाद हमने ये तय किया कि हमें इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना। अब इमरान खान साहब ने उसके बाद से मुसलसल फौज को उलझाए रखा है, उनका निशाना भी फौज है और वो चाहते भी गुफ्तगू उनसे हैं। तो ये जवाब दिया गया कि आपने गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करें, और यही बात होनी चाहिए। ठीक, राना साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। जाते जाते आखिर में ये बता दें कि सानिया 9 मई से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? सबक यही है तमाम सियासी जमातों के लिए, जो आपका पिछले सवाल का मैं अभी फिक्रा कह ही रहा था, कि बातचीत सियासी जमातों को करनी चाहिए। बिल्कुल। अदलिया और फौज को इररेलेवेंट कर देना चाहिए इन मामलात से। जब सियासतदान बैठ जाते हैं, इनकी जरूरत नहीं होगी कि फिर ये यूज करें। अब एक हटता है, दूसरा कंधा पेश कर रहा होता है। तो अब मौका आया है अब भी खान साहब के लिए, वो जो चोर डाकू का कहा गया और फिर कहते हैं जी आपने हमें क्यों बताया था, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने तो गलत काम किए थे और आपने उनका साथ दिया था। तो अब आप बैठ जाएं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी अच्छी भली अक्सरियत के साथ लोग आए हैं, बैठ के कानून साजियां कराएं, आइंदा के इलेक्शन के लिए लोगों की फलाह के लिए काम करें, केपी में डिलीवर करें। इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है? मुकाबला हो जाए कि केपी गवर्नमेंट भी काम करे, पंजाब भी करे, सिंध भी करे, बलूचिस्तान करे, तो पाकिस्तान उठेगा जब सारे लोग काम करें। फायदा तो आम अवाम का होगा। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सानिया 9 मई से मुतल्लिक आप ख्यालात का इजहार किया, अपना तज्जिया पेश किया। 9 मई के वाक़े के हवाले से बात कर रहे हैं। सयाह दिन साबित हुआ, वहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए जगहसाई का बायस भी बना। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका। सानिया 9 मई को अगर हम उसका जिक्र करें तो आलमी तनाजुर में कैसा देखा जा रहा है इसको? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 9 मई का जो वाकया था वो कोई अनोखा वाकया इसलिए नहीं था कि वो जो पीटीआई की पूरी सियासत है, जिसमें रियासत के खिलाफ पूरी उनकी सियासी हिकमत अमली जिसके ऊपर मबनी है, उसका वो नुक्ता-ए अरूज था। तो आप अगर उसको देखें आलमी सतह पे इसकी क्या अहमियत है, तो आप यूं देखें कि 4 जो उसके अहम तरीन पहलू हैं कौमी सलामती के, उनको बदकिस्मती से इस सियासी जमात ने टारगेट किया। देखें, पहली डोमेन जो है वो आपकी सिफारती है। पाकिस्तान के आलमी बरादरी में पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार एटमी ताकत समझा जाता है और हमारा जो दुनिया के अमन और सलामती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इसी जमात की दुनिया की जो आलमी ताकतें थी, उनके साथ ताल्लुकात को भी बहुत बुरी तरह डैमेज किया गया। अमेरिका, रूस, चीन, तीनों बड़ी पावर्स के साथ गलत फहमियां पैदा की गई। अमेरिका के ऊपर तो इल्जाम लगाया गया कि जनाब वो तो साइफर की साजिश है और वगैरह वगैरह। फिर आपको याद होगा माशी डोमेन में अगर आप आते हैं तो आपको याद होगा कि IMF आप के सामने मुजाहरे किए गए, उनको खत लिखा गया ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान माशी मसाइल से दो चार है। तो इकोनॉमिक डोमेन में भी पाकिस्तान को बहुत सीरियस डैमेज पहुंचाने की कोशिश की गई। तीसरा जो बहुत क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है वो काउंटर टेररिज्म इस वक्त जो हमारी कैंपेन पूरे मुल्क में चल रही है। और आप जानते हैं कि जिस तरह उस दिन DGISPR ने कहा कि 100 से ज्यादा IPOs रोजाना किए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे जो अफसरान और जो जवान हैं वो शहादतें दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में आप जो है फौज की सपोर्ट नहीं करते बल्कि दहशतगर्दों को रिलीफ देने और उनसे मुज़ाकरात की आपने कोशिश की। और आखिरी जो नुक्ता अरूज था वो 9 मई को बराह रास्त आपने GHQ, ISI, कोर कमांडर ऑफिस के घर और दीगर हसास तंसीबात, पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के ऊपर हमला किया। तो आप अगर इन चारों चीजों को पीस टुगेदर करके देखें तो आपको साफ तौर पे नजर आता है कि इस टोले ने बुनियादी तौर पे सियासत के ढोंग में पाकिस्तान के कौमी सलामती के अहम तरीन जो मफादात और अहदाफ हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई में जो आला तरीन अफसरान
उन्होंने कोई कोताही बरती, उनको भी बरतरफ कर दिया गया फौज की जानिब से। तो आप अंदाजा करें कि फौज की सोच जो है वो इसको कितना हसास मामला समझते हैं, कितना मोहम्मद अली साहब, आपको लगता है कि इस टोले ने जो काम किया है वो अपने मकसद में कामयाब हुए? आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक हकीकत है कि 75 साल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसका ये एक स्याह तरीन बाब है कि एक जानिब पाकिस्तान की फौज और उसके जवान और अफसरान पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए रोजाना शहादतें दे रहे हैं, और आप उन्हीं शोहदा की निशानियों के ऊपर बराह रास्त हमलावर होते हैं। एक जानिब आपकी फौज में वो नौजवान अफसरान और जवान हैं जो कि पाकिस्तान पे कुर्बान होने को अपनी अजीम तरीन यानी कि कामयाबी समझते हैं, फख्र समझते हैं, और दूसरी जानिब ऐसा गिरोह है जो कि उन कुर्बानियों और उन शोहदा की तहकीर करना, उनके खिलाफ नफरत आमेज बयानियां बनाना वो अपनी सियासी हिकमत अमली समझते हैं। मैं समझता हूँ अवाम के सामने 9 मई को ये दोनों मकातबे फिगर, ये दो सोच के अंदाज वाजे हो गए हैं, और मैं समझता हूँ हमारी अदलिया और अवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक जिम्मेदार और जो पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के ख्वाहां लोग हैं और जो इसके लिए कुर्बानियां सैयद मोहम्मद अली साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको नहीं लगता कि 9 मई को जो हुआ उसके विजुअल सबूत भी हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, और अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहने वाले हर खास और आम को तो ये पता चल गया कि क्या हुआ। अब सर, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? क्योंकि एक नौजवान तबका है पाकिस्तान का कि एक स्पेसिफिक इदारे के को लेकर कह लें कि जो इमेज है वो कैसे बेहतर हो सकता है, वो जो दूरियां आ गई हैं वो कैसे ख़त्म की जा सकती हैं? देखिए, एक तो इमेज वाला एस्पेक्ट है, दूसरा रियलिटी का एस्पेक्ट है। जहां तक इमेज की बात है तो बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में आपने एक इम्प्रूवमेंट देखी है तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में, तमाम स्टेट क्राफ्ट के जो कौमी सलामती के अहम तरीन सतून और अहदाफ हैं। खारजा पॉलिसी में भी एक जिम्मेदाराना इम्प्रूवमेंट आपको नजर आती है। काउंटर टेररिज्म की डोमेन में दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक फैसला कुन, जामिया और मुल्कगीर ऑपरेशन जारी है। माशी मामलात में आप देखें, फौज और सियासी क़यादत एक पेज पे है और हाईएस्ट लेवल पर पूरी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमिक रिलीफ और इन्वेस्टमेंट को मुमकिन बनाया जाए। चौथा डोमेन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। तो आपके तवज्जुह से अवाम को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त अवाम के पास चॉइस है। एक तरफ वो रियासत के इदारे हैं जो कि पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए कुर्बानियां देना जो है अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा गिरोह है जो कि सियासत के गाब में रियासत को कमजोर करने, उसके खिलाफ अवाम के दिलों में मोहम्मद अली साहब, हमने अक्सर अमेरिका, बरतानिया, पेरिस जैसे ममालिक की मिसालें तो सुनी है, लेकिन अगर वहां पर ऐसे कोई मामलात अगर होते हैं तो किस तरह से निपटा जाता है, ये बताइएगा। कहाँ पे होते हैं मामला? अमेरिका, पेरिस, बरतानिया। देखिए, मैं आपको तारीख में बहुत ज्यादा नहीं लेके जाता, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1857 की जंग आजादी, या हालिया जो वाकयात व्हाइट हाउस के सामने हुए, तो तारीख का एक सबक ये है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे कि अगर कोई बगावत नाकाम हो जाती है तो कोई भी जिम्मेदार मुल्क बागियों के साथ आइन और कानून के मुताबिक कैसे निपटता है, ये आपको देखना चाहिए, और किसी हमदर्दी और किसी सियासी दबाव में आए बगैर इसके कानूनी आईनी पहलू को सियासी बयानिए से मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। सियासत करने का मकसद जो है मुल्क के मसाइल को हल करने की एक जिम्मेदाराना बाज़ाब्ता कोशिश का नाम है, लेकिन अगर यही सियासत जो है वो इस्तेमाल की जाए रियासत पे हमलावर होने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपको मैं समझता हूं आपको अपने नाज़रीन को ये बताना चाहिए कि फिर कानून को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि आलमी बरादरी का, पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान के शोहदा की फैमिलीज का जो एतमाद है हमारी अदलिया के ऊपर, वो बरकरार रहे,
क्योंकि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने पॉलिटिकल और इंटरनल सिक्योरिटी के अहदाफ को अचीव करना है, वो इस वक्त मैं समझता हूँ अदलिया है, क्योंकि बरवक्त भरपूर और बाज़ाब्ता अंदाज में जो मुजरिमान हैं उनको करार वाकई सजा देना हमारी दाखिली सलामती और सियासी इस्तेहकाम की बहुत बड़ी कौमी सलामती की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने ज़रूर पाकिस्तान को वक्त दिया और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब इदारों पर और बिलखसूस हमारे जुडिशरी का बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से आने वाले वक्त में 9 मई के वाक़े को लेकर स्पेशली किरदार अदा करते हैं। अब आपके साथ हम 2 इंटरेस्टिंग खबरें शेयर करेंगे। तो पहली खबर ये है कि जी पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन IQ कमर से मुतल्लिक खबर, जो 5 दिन सफ़र के बाद कामयाबी के साथ चांद के मदार में दाखिल हो गया है। और तर्जुमान स्पार्को ने बताया है कि IQ कमर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ और इसका इमेजिंग पेलोड मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अगले 2 दिन तक सैटेलाइट की मदद से चांद के ऑर्बिट के अंदर मुकम्मल जांच की जाएगी और फिर IQ कमर 16 मई को पहली तस्वीर ज़मीन पर भेजेगा। ज़बरदस्त, ये अपनी तस्वीर का इंतज़ार है। यकीन करें कब तस्वीर आएगी और कब सोशल मीडिया पर भरमार होगी कि ये पाकिस्तान के झंडे के साथ ही पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और दीगर ममालिक को भी दिखाया जाएगा कि हम पहुंच चुके हैं, हम किसी से पीछे नहीं और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। कामयाबी के साथ पाकिस्तान का स्पेस मिशन जारी है। बिल्कुल जी, और हमारी बेस्ट विशेज़ भी साथ हैं कि कामयाब होकर वापस लौटें। आपको लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी डबल रोटी की। तो आपको पसंद है डबल रोटी खाना? अच्छा, डबल रोटी एक ऐसी चीज है कि जिसमें पसंद नापसंद का कुछ अमल दखल नहीं है, ये बस नाश्ते में होती है और खा लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये चीज पसंद है। कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो रोटी की जगह भी ये ब्रेड खाएं। आपको पसंद है? पसंद नहीं है, बस ठीक है। 4-5 स्लाइस हो मतलब ज़्यादा 2 स्लाइस। तो हम बताते चले आपको खबर की जानिब आगे बढ़ते हैं। बात आगे निकल गई है। फ्रांस से 140 मीटर से लंबी डबल रोटी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और आम तौर पर अगर हम बात करें तो डबल रोटी से जो सारी सिचुएशन सामने है वो ये 235 गुना लंबी है ये। और इस डबल रोटी को मकामी ज़बान में इस डबल रोटी को क्या कहा जाता है? बैगेट। इसे बैगेट कहते हैं, बिल्कुल। और ये 235 गुना लंबी डबल रोटी है, असल डबल रोटी से, बिल्कुल। और फ्रांस के नान भाइयों ने इस डबल रोटी की तैयारी के लिए खास किस्म का तनूर भी बनाया। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं वैसे हमारी टीवी स्क्रीन पर। ये खास किस्म का तनूर बनाया गया है और ये उसकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है कि हमने ये इतनी बड़ी डबल रोटी तैयार कर ली है, रिकॉर्ड भी बना लिया है। वाले भी खाने पीने के काफ़ी शौकीन लगते हैं। मुझे तो लगता है हर जगह ही खाने पीने के शौकीन है। बहुत सारी दुनिया में 90% लोग वही हैं जो खाने के लिए जीते हैं। फ्रांस वाले बांटते नहीं? पता नहीं उनकी ने। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले ये रिकॉर्ड इटली ने बनाया था। 2019 में 132 मीटर लंबी डबल रोटी तैयार की गई थी और अब ये फ्रांस ने रिकॉर्ड इनका तोड़ दिया है। और ये लंबा सा तनूर भी आप अगर ये डबल रोटी आपको खानी पड़ जाए। अच्छा, ये तनूर है या बेकर है? वैसे बेकर हो गई इतना लंबा, क्या मतलब खानी पड़ जाए? मतलब अगर आपको ये खानी पड़ जाए अगर इतनी लंबी डबल रोटी, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप इसे खत्म कर पाएंगे? कैसे खत्म कर सकते हैं? आम इंसान वो हमारे वाली डबल रोटी भी नहीं खा सकता। खाने पीने की शौकीन है नहीं? मैं एक टाइम में इतना नहीं खा सकती, मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ, मैं इतना नहीं खा सकती। कितने अरसे में खत्म कर लेंगे आप एक डबल रोटी? उतने में ये खराब हो जाएगी, फंगस लग जाएगी। क्योंकि हम नॉर्मल जो डबल रोटी लेके आते हैं वो भी अगर हफ्ते में आप खत्म नहीं करते तो उसमें फंगस लग जाती है, तो फेंकनी पड़ जाती है। नहीं, हमारे यहाँ पे इतना लंबा शॉपिंग बैग भी नहीं मिलेगा ना जिसके अंदर लेके जाएंगे। तो हम क्या उठा के लेके जाएंगे? और क्या पाकिस्तानी तो किसी भी जगह पर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट के साथ काम कर लेते हैं। तो वो पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में भी ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाए तो इससे बड़ी डबल रोटी बन सकती है। इतनी लंबी डबल रोटी को खाने के लिए कितने ऑमलेट चाहिए होंगे या कितना बटर चाहिए होगा, कितनी चाय चाहिए होगी? इस डबल रोटी को फ्रांस में कितने लोग खा सकते हैं ये तो हमें नहीं पता कि उन लोगों की डाइट कितनी है। पर पाकिस्तानियों का अगर अंदाजा लगाएगा तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 50 लोग जो हैं वो इस डबल रोटी को आसानी से खा सकते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 लोग ही खा जाएंगे जितनी माशाल्लाह यहाँ पे लोगों की खुराक है। प्रोग्राम में एक और दिलचस्प खबर शामिल करेंगे। आजकल हमने देखा है कि कल हमने बात की थी छींक पर, आज हम बात करेंगे जमाई पर।
तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है अजीम कि जब कोई जमाई ले रहा हो तो थोड़ी सेकंड्स के बाद आपको भी जमाई आना शुरू मुझे होती है? अभी आ रही है, अभी आपने बात करना शुरू किया और मेरी शक्ल जमाई जैसे बन गई है। लिटरली मुझे भी फीलिंग आना शुरू हो गई है जमाई वाली। ऐसे लेकिन क्यों होता है ऐसा, पता है कुछ? नहीं, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि 55% अफराद सिर्फ लफ्ज़ जमाई को पढ़कर ही जमाई लेने पर मजबूर हो अगर जाते मुझे आ जाए तो मैं हैं। लाइव जमाई ले सकता तो हम हाँ ले सकते हैं, अगर हम जमाई का जिक्र कर रहे हैं। उन 55% में हम भी शामिल हैं कि जमाई की जब बात की जाएगी तो जमाई आना शुरू हो जाएगी। हालांकि नींद नहीं आई होती, नींद पूरी होती है। पहले ये कहा जाता था कि जमाई आने का मतलब ये है कि आपको नींद आ रही है। और एक और दिलचस्प हकीकत आपको बताऊं जी। इस खबर से मुतल्लिक, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जमाई लेता देखे तो आपको जमाई आ जाए। इवन आप आवाज़ भी कई दफ़ा देखा, यॉर्निंग की आवाज़ भी आती है, तो आवाज़ आती है अजीब से। तो नाबीना अफराद भी है, वो उनको भी जमाई आ जाती है अगर वो सिर्फ आवाज़ सुन ले। वो ज़्यादा वो चीज़ों को महसूस करते हैं हमारी निस्बत। तो आप बड़ी अच्छी आवाज़ निकाल रहे थे। ये जो विजुअल्स चल रहे हैं जमाई वाले, ये भी मुझे लग रहा है मुझे नींद आ रही है अभी देख के। तो आवाज़ अपनी अपनी, अंदाज अपना अपना। तो जमाई अगर आपको आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरी बात है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नींद आ रही है। इसका मतलब अभी तक किसी को नहीं पता। मुझे बड़ी तहकीकात की गई है। आना शुरू हो गई टॉपिक को, मुझे सही बात है, मैं बहुत रिलैक्स महसूस करना शुरू हो गया। इसका मतलब विजुअल्स ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है सब नींद में सब। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिप्रेशन को दूर करने के लिए ना इस तरह की जमाई वाली वीडियो लगा के देखनी चाहिए, क्योंकि वो देख के बंदा थोड़ा सा ना से नींद वाली साइड पे जाना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि वाकई मेरे साथ भी ये सिलसिला होने वाला है। जमाई का दौरानिया 6 सेकंड होता है। अच्छा, हाँ जी, 6 सेकंड तक आपको जमाई आती है, तो आना अच्छी बात है जी। तो ये क्यों आती है इसका पता नहीं। जानवरों को भी अक्सर मैंने देखा है, शेर भी जमाई लेता है, मगरमच्छ भी लेता है, सांप भी लेता है। तहकीक में लिखा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। मेरे पास पेट है, मछलियां जो जमाई ही लेता रहता है ना, वो तुम्हारी जैसा ही है बिल्कुल। मछलियां जो है, असर पड़ेगा साथ ये जमाई का असर हो गया, मेरा पेन गिर गया। तो अब जमाई से आगे बढ़ते हैं। अब जो आजकल टॉपिक का असर है कि सुस्ती छा गई है। छा गई है। प्रोग्राम कौन करेगा? प्रोड्यूसर आप साहब, आपने बड़ी गलती की है कि आपने स्टार्ट में जमाई वाला, आपको एंड पे लाना चाहिए था कि जमाई वाला, ताकि हम थोड़ा सा बाद में रिलैक्स होके बंदा कोई सुकून तो करता है। पूरा प्रोग्राम पड़ा है, हम जमाई लेते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल की बड़ी बातें हो रही हैं, वार्म होल भी कहते हैं, पोर्टल भी कहते हैं इसको। स्टिल शहरबानो इज अ मिस्ट्री, और दुनिया भर के साइंसदान आज तक इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं सके हैं। हम नहीं जानते हैं कि इन ब्लैक होल्स के अंदर क्या मौजूद है। ये ज़रूर पता है कि ग्रेविटी है और बड़ी शिद्दत वाली ग्रेविटी इसमें मौजूद है, लेकिन ये हमारी कहकशां में जो ब्लैक होल है बड़ी तादाद में मौजूद है। और एक ब्लैक होल का जो हुजम है वो सूरज से 43 लाख गुना ज़्यादा बताया जाता है। और ये ऐसे मकाम है ब्लैक होल जिसे कहा जाता है कि जहाँ से रोशनी भी नहीं गुजर सकती है। तो अब अमरीकी खलाई इदारा नासा, जिसकी जानिब से रिसर्च की जाती है, तो उनकी मदद से सुपर कंप्यूटर उन्होंने बनाया, जिसकी मदद से एक ऐसी तस्वुराती वीडियो तैयार की गई है जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो जाएं तो फिर क्या हो सकता है। वीडियो भी देखेंगे, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसमें ये भी है कि इस जहान से उस जहान का सफ़र भी होता है ब्लैक, और बहुत सारी कहकशाएं। अगर हम मिल्की वे की बात करें तो उसमें हमारे जैसी हज़ारों अरबों खरबों कहकशाएं मौजूद हैं। और कहा यह भी जा रहा है, अभी जो रिसर्च सामने आई है, कि वहाँ पर भी ज़िंदगी मौजूद है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। यू नेवर नो कि अजीम राना वहाँ पर किस उम्र में बैठे हों, या फिर अजीम राना हो ही ना, या होंगे ज़रूर तो किसी और एज में चल रहे होंगे। आप यहाँ पर इतने साल के हैं तो हो सकता है वहाँ पे आप बूढ़े हो गए हों, और ये भी हो सकता है किसी और कहकशा में आप बच्चे हों। तो ये वाली रिसर्च भी सामने आ रही है। तो लोग ढूंढ रहे हैं कि ब्लैक होल सामने आए, हम इस जहान से उस जहान का सेकंड्स में सफ़र करें। हमारे पास एक जो वीडियो है इसकी, वो भी देख लेते हैं, वो देखते हैं। हाँ, ये जो वीडियो चलाई जा रही है यही वीडियो है, और मैं ये देख रही थी जैसे वो ब्लैक होल में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप रिसर्च करेंगे ना ब्लैक होल के बारे में, तो वो ये कहा जाता है कि 2 मुख्तलिफ जो जहान है, या फिर जैसे दुनिया है, दुनिया ज़मीन है, बिल्कुल। ज़मीन एक सियारा है और एक और कोई सियारा है, तो उस सियारे का इस सियारे के दरमियान जो फासला है ना, वो ये कहा जाता है, ये एक परसेप्शन है कि ब्लैक होल जो है वो इज अ गेटवे फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। इसको एज अ गेटवे भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये अगेन बात हुई कि मूवीज भी देखी है इस पर बहुत सारी, इसमें मूवीज देखी है, जी ऑब्वियसली मूवीज देखी है। उम्मीद है कि आप हमारे देखने वालों ने बड़ी जबरदस्त मूवीज इसमें बनी है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है अभी तक इसका नहीं पता चल सका। लेकिन साइंस जो है वो अभी तक काफी हद तक तरक्की करके ये कह रही है कि ब्लैक होल जो है ये रास्ता है एक जहान से दूसरे जहान का। लेकिन अभी तक
इसके बारे में 100% नहीं जब आप इसमें घुसते हैं तो आप निकलते होता कहाँ हैं? क्या है, क्योंकि इसके हाँ। अंदर जो भी गैप फिर आप बाहर वापस नहीं भी आया। आते हैं कि नहीं आते ये भी नहीं पता। जी बिल्कुल। तो बहरहाल जी, अब बात कर लेते हैं सेहत के मुतालिक और हीट वेव का जिक्र करते हैं जी, क्योंकि अब आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं और हर गुजरते रोज़ इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। मई के महीने में सूरत हाल यहाँ तक पहुँचे तो अंदाज़ा लगाएं आगे जून जुलाई अगस्त अभी आना है, तो तब गर्मी हमारे साथ क्या करेगी ये सोच कर ही पसीने छूट रहे हैं। तो मौसम जो है उस हवाले से आपको ये बताते जाएं कि डिहाइड्रेशन होती है, हीट स्ट्रोक के बड़े मसले आते हैं जब गर्मी बढ़ती है। तो हमने अपने आप को कैसे मोल्ड करना है बदलते मौसम के साथ, अपनी आदत को कैसे बदलना है, इस हवाले से एक्सपर्ट इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा। वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। नैयर आपा, हीट स्ट्रोक, हीट वेव तो शुरू हो गई है जी, बिल्कुल। और शिद्दत की गर्मी जो है पिछले 2 दिन से महसूस की जा रही है। बिल्कुल जो लोग ऐसे ही पैदल है। सफर करते हैं या फिर बाइक पर सफर करते हैं उनके लिए हाँ ज्यादा जी, मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। कैसे बच सकते हैं हम, कोई टोटका? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना पानी का इंटेक जो है वो आप प्रॉपर रखें, डिहाइड्रेट अपनी बॉडी नहीं होने दें। ठीक है, मैं पानी पी लूँ फिर। हाँ जब बाहर निकलें, खासकर जो बाइक वगैरह चलाने वाले मर्द हजरात हैं, वो एक जो हैंड टॉवल है उसको गीला करके जो है ना वो लाजमी अपने पास रखें। उसको आप अपनी नेक के ऊपर जो है वो रैप कर लें। अगर हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट पे उसको रख के फिर हेलमेट पहने, यानी कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा जो है वो आप इस तरह से हाइड्रेट ढाँप के रखें ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो सनबर्न वगैरह ना हो, दूसरे नंबर पे थोड़ी सी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। आप देखिए कि गर्मियों में जब पसीना आता है, हल्की सी हवा लगती है, फ़ौरन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो डाउन होता है। तो इसलिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को आपने थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो नॉर्मल रखने की कोशिश करनी, डाउन रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें सही, ताकि आपकी जो स्किन है वो बर्न ना हो। और उसके बाद जो है वो नाइट में आपने अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट कैसे करना है, अगर डेड स्किन हो गई है, डेड लेयर हो गई है। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन की बात है तो उसके लिए आपको इस तरह के ड्रिंक्स, इस तरह का पानी, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है कि आपकी बॉडी से नमकियात का लेवल कम ना हो। आप देखिए कि गर्मियों के अंदर पसीने के साथ क्या जा रहा होता है, आपकी नमकियात जा रही होती हैं, बॉडी आपकी एसिडिक हो जाती है, बॉडी के अंदर एसिड लेवल जो है वो बढ़ जाता है। एक्नी और इस तरह के इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो आपने अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखना है। आपने अपनी बॉडी को जो नमकियात मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे हैं थ्रू स्वेटिंग ग्लैंड्स, तो आपने उसको जो है वो प्रॉपर रखना है। उसके लिए जो है वो अल्कालाइन ड्रिंक्स और इस तरह के ड्रिंक्स के आपकी, यानी कि ये नहीं है कि चीनी वाले शरबत आप पिएँ तो आप जो है ना वो आपके लिए बेहतर है। उसके लिए आजकल जो है वो आप देखें कैरी बहुत ज़्यादा आई हुई, कच्चे आम जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा, जैसे लुएं चलना शुरू होती हैं, पहले कच्चे आम, ज़ाहिर सी बात आम पकना शुरू हो जाते हैं, तो जो कच्ची कैरी है इसका अचार बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। इसका जो शरबत और इसकी एक चटनी बनती है, जी। ठीक है, ये आप लाजमी जो है वो स्टार्ट में बना के रखें। अच्छा। इसका शरबत बनाने की रेसिपी मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी और बहुत मज़े का शरबत बनता है। आपके अगर गेस्ट वगैरह भी आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की जगह पे अगर आप ये शरबत बना के रखते हैं, ये देंगे तो उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और डिफरेंट हो जाएगा और वो भी खुश होगा कि आपको कितना ज़्यादा ख्याल है अपने मेहमानों का, उनकी सेहत का। बताएं रेसिपी नहीं रहा। आपने क्या करना है कि आमों को जो है वो छील लें, कच्ची कैरी को छील के इसकी गुठलियों को निकाल दें। ना इसकी गुठलियां फेंकनी है ना इसके छिलके फेंकनी है। उनको हमने किस पर्पस के लिए यूज़ करना है मैं बाद में बताती हूँ। इसका सारा आपने गूदा ले लेना है। अगर हाफ kg इसका गूदा है तो उस गूदे के अंदर आपने 2 किलो जो है वो पानी डाल के तो उसको आपने थोड़ा देर मीडियम सी आग पे जो है वो पकने के लिए दे देना है, रख देना है। उसी के अंदर आपने ½ टीस्पून के करीब काला नमक, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च, ये डाल के आपने तो जब 3-4 जो है वो बॉईल आ जाए, कैरी गल जाए, तो फिर आपने उतार के इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है। ब्लेंड करके तो इसको अगर आप रखना चाह रहे हैं कि मैं एक ही दफ़ा बना के रख लूँ 10-15 दिन के लिए और ख़त्म हो तो दोबारा से बना लूँ, तो उसका ये तरीक़ाकार है कि ये आपके पास जो आपने जो पल्प पका के रख लिया है, इसके अंदर आप तकरीबन ½ किलो के करीब चीनी लें। चीनी के अंदर आप इसको डाल के तो इसको आप पका लें।
ये आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आप 15-20 दिन महीने के लिए एक शरबत आपका जो है ये रेडी हो गया। अच्छा, एक ही दफ़ा बना के एक आप ही इसे दफ़ा रख लें। बना के रख लिया आपने, एक गिलास पानी का लिया, उसमें आप बर्फ़ डालें। सेहत पर इसके असरात तो नहीं है? पूरा महीना इसको स्टोर करना इसको safe आराम है? से आप फ्रिज में, बिल्कुल, क्योंकि आपने पका लिया इसको शीरे के अंदर, ठीक है। तो इसको आप पका के तो आप इसमें 1 टेबलस्पून इसमें आप सिरका डाल दें। सिरका प्रिजर्व भी करेगा और उससे टेस्ट भी अच्छा होगा। ऑर्गेनिक सिरका डालें आप, तो ये आप जो है आराम से पूरा महीना जो है वो आपके गेस्ट आए, आप पानी लें, उसमें बर्फ़ डाल लें और आप 3 टेबलस्पून आप इस वाले जो है वो और नहीं शरबत आप के डाल अभी दें। जैसे हीट स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, अगर जी। किसी को खुदा न खास्ता हो जाए हाँ जी, तो तब क्या करना है? हाँ जी, अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसके लिए जो है वो आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर, मेन जो चीज़ है कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन रखें। आप जैसे नाइट में हैं, आप पानी का जो है वो टब लें, पानी के ठंडा पानी का टब, नॉर्मल टैप वाटर, उसके अंदर आप अपने पाँव डिप करें, ठीक है। आप बाथ दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है वो लाजमी लें, ठीक है। और उसके बाद खाने के साथ जो है वो प्याज का इस्तेमाल। अच्छा, इस मौसम में, इस कंडीशन में प्याज का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को ना सिर्फ बढ़ाता है, बल्कि आप देखें कि इस मौसम के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैज़ा और इस तरह के इशू आपके डाइजेस्टिव आपके जो इश्यूज़ है वो बढ़ जाते क्योंकि हैं। इसके बाद मॉनसून आता है। जी बिल्कुल, जी, वो वो तो इससे हब्स भी वाला ज़्यादा, मौसम, इससे भी ज़्यादा वो ख़तरनाक मौसम होता है। तो आप गर्मियों के अंदर दोपहर में अपने खाने के बीच में जो है, खाने के दौरान सैलेड के तौर पे खीरा वगैरह तो आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो खीरे के साथ पानी का आप इस्तेमाल जो है वो ना करें। ठीक। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत है तो फिर आप खीरे को जो है इस्तेमाल नहीं ठीक करें। है। प्याज को काट के हल्का सा नमक डाल के इसको धो के सैलेड के तौर पे इसको खाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो है ना ये हीट स्ट्रोक से जो भी आपके इश्यूज वगैरह हो रहे हैं ना वो नहीं होंगे। तो नेरा अक्सर प्याज खाने के बाद स्मेल आती है मुंह से, वो आप बड़ी- उसमें हल्का सा, नहीं कभी भी नहीं आएगी, आप हल्का सा उसके ऊपर प्याज को काट के सिरका। नमक थोड़ा सा डालें और 1-2 मिनट के बाद उसको मसल के जो है वो धो लें। धोते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा चाहे सिरका डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें या लेमन डाल लें आप, तो आप ये इसको खाएं, कभी भी स्मेल नहीं नहीं, आएगी। ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं जो हमें इस मौसम में खाने चाहिए? अब देखिए गर्मी स्टार्ट होते साथ ही तरबूज आ गया। तरबूज बहुत ज़बरदस्त है इस मौसम के लिए, डेली बेसिस पे लाजमी खाएं। छोटे साइज़ का लेके आएँ जो एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। सही। मोस्टली क्या होता है कि बड़ा तरबूज लेके आते हैं, अगर एक दफ़ा आपने तरबूज काट लिया वो उसी दिन में आपने ख़त्म करना है, उसको अगले दिन नहीं खाना। अच्छा। उसके बाद हाँ जी बिल्कुल, हैज़ा वगैरह होने का जो है वो उसके साथ जो है वो डर होता है। तरबूज के बाद जो है वो पानी नहीं पीना। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि तरबूज पानी डाल के ग्राइंड करके उसके जूस जो है जी, वो जी, बन जी, रहे निकालते होते हैं। हैं। हाँ जी, तरबूज को कोशिश करें कि एसिड आप लें, एसिड खाएं और तरबूज के बाद जो आधे घंटे तक आप जो है ना वो पानी नहीं पिए। तरबूज उसके बाद देखें आप, खरबूजा कितना आया हुआ हाँ जी। है। खरबूजा जो है वो रिच विटामिन सी है। खरबूजे का जो है वो इस्तेमाल जिस तरह से दोपहर में जो है वो आप, और मुरगन ग़िज़ाओं से जो है वो आप परहेज़ करें। बिल्कुल। हल्की जो है वो आप ग़िज़ा लें और उसके बाद दोपहर में लस्सी का इस्तेमाल, दही के लस्सी अंदर दही की थोड़ा या सा दूध की? दही की, दूध की भी ले सकते हैं, दही की भी ले सकते हैं, नमकीन नमक और डाल के, नमकीन। अच्छा, नमक नेरा डाल पर के। ये कहा जाता है कि जो मीठी लस्सी है, हाँ जी। एक तो उससे सुस्ती होती है, हाँ या फिर जी। दूसरा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसकी नमकीन से भी तासीर होती है। गर्म होती है। नहीं नहीं, ऐसा होता उसकी है? नहीं गर्म तासीर क्यों है, उसकी लस्सी की ठंडी तासीर तासीर ठंडी होती है, लेकिन हाँ जी, नींद आती है बहुत। उसको, हाँ उसको पी के नींद आती है, वो सही। बहुत तो इसलिए ज़्यादा आपने दोपहर रिलैक्स कहा, आपकी। दोपहर का वक्त इसलिए कहा आपने ताकि कैलूला कर लें? हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें ये है कि आप लें सुबह में, लेकिन फिर अगर आपने बाइक वगैरह नहीं चलानी, वाकई लस्सी को पी के इतना सुकून मिलता है, इतनी आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है कि नींद आना शुरू ज्यादा हो फायदे जाती वाली है। चाय चीज़ पी है, सकते नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी? नमकीन डेफिनेटली, चीनी आप डाल के तो जो दही की या लस्सी की क्वालिटी है वो ख़त्म कर देते सही। हैं, लेकिन सुबह में बहुत मज़े की लगती है आजकल के मौसम हाँ जी। में, अदरीड़का जिसको बोलते जी, जी, हैं, जी, जी। दही और दूध डाल के, तो हेल्दी है बहुत ज़्यादा, अच्छा, ये लेकिन जो चीनी हम नहीं। पीते हैं सरदाई वगैरह, ये कितनी बहुत लेनी ज़बरदस्त चाहिए? सरदाई आप बहुत अच्छी सरदाई है। भी पी रही हैं आप? मैं आजकल सरदाई से ही क्या नाश्ता बात करती हूँ। है, वेरी गुड। सरदाई बहुत बहुत अच्छी है। सुबह में जो है वो बच्चों को अगर आप ये देना बादाम शुरू, और हमारे बाकी घरों में चीज़ें। तो बनती होती थी, अब तो जो है वो सरदाई का जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड ही नहीं है, जबकि जो है वो सरदाई जिसके अंदर जो है वो बादाम, उसमें जो है वो डलता है साथ काली मिर्च, खसखस। इसको खसखस डाल के इसको आप ग्राइंड करके अच्छी तरह से, अदरवाइज तो वो घोटने में उसको घोटने करते थे वाला। ताकि जो, क्योंकि ग्राइंड करके तो उसके जो विटामिन्स हैं आपके आलमंड्स वगैरह के तो वो ख़त्म हो जाते हैं। सही। लेकिन वो बहरहाल मिट्टी के आप बर्तन में जब उसको मिट्टी घोटते के हैं, बर्तन में तो उसका उसकी अलग ही क्वालिटी मजा उसी में, उसका टेस्ट भी उसी में ही,
तो वो आप बच्चों को भी दें, वो भी लें, वो भी जो है वो गर्मियों के अंदर आपके लिए बेस्ट है। जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है ये सरदाई बहुत ज़बरदस्त है। सत्तू वो तो जौ जो है वो तो जौ और शक्कर, ये गर्मियों के अंदर ये भी कमाल की जो है वो चीज़ है। ये भी अल्कालाइन ड्रिंक पे आ जाता है। अभी सीजन इसका शुरू हो चुका है? बिल्कुल डेफिनेटली, जैसे ही लुएं शुरू होती हैं, क्योंकि ठंडी तासीर है उसकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद तुख्मे बालंगा हमने जिक्र भी किया था, तुख्मे बालंगा वो आप जो है वो शक्कर के अंदर डाल के या लस्सी में या दूध में जितना आप इसका चिया सीड और तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल आप करेंगे, इससे भी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होगी। और प्लस मेन चीज़ इन सारी चीज़ों की जो है वो ये है कि पसीने के साथ आपकी बॉडी से जब सोडियम, नमकियात ये चीज़ें जा रही होती हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो जब एसिडिक होने की वजह से काफ़ी बीमारियों का जो है वो शिकार हो जाती है। तो आपने इस मौसम में ख़ासकर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फील्ड में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए इन चीज़ों की जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आपने अपनी बॉडी से नमकियात को कम नहीं होने देना। और पिंक सॉल्ट कोशिश करें, जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट में तमाम मिनरल्स हैं, वो तमाम जो हमारे पसीने के जरिए जा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट का जो है वो आप देखें। नींबू पानी, गर्मियों के अंदर नींबू पानी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, स्कंजिन, क्योंकि विटामिन सी उसके अंदर आ जाती है और सारी उसमें नमक डाल के सारी नमकियात। नहीं रमा, ब्रेक का कहा जा रहा है, जाते जाते एक सवाल बस जल्दी से अगर आप जवाब दे दें। एक और तरह के भी लोग हैं कि जो बिल्कुल भी पसीना नहीं आने देते हैं, ऑल द टाइम दे सिट इन एसी। बहुत गलत है जो सारा दिन एसी में सेंट्रली जो है वो सर्दियाँ उन्होंने उसमें हीटर में गुजारी हैं, सर्दियाँ उन्होंने एसी में गुजारी हैं। अगर वो पसीना नहीं आने देते, देखें पसीने के साथ हमारी बॉडी से अमोनिया, लैक्टिक एसिड, वो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारी स्किन जो है वो बाहर फेंक रही है। तो कुछ लोगों को तो आता ही नहीं है ना, जहाँ मर्जी जाए उनको नहीं आता। सन बाथ आप देखें यूरोप वगैरह में जहाँ पे ठंडे मौसम है, वो लोग जो है वो स्टीम बाथ लेते हैं, वो सन बाथ लेते हैं ताकि पसीना आए, उनकी जो अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल है जो स्किन ने बाहर फेंकना है वो निकाल लें। तो ये बहुत गलत है कि अगर आप पसीना नहीं आने दे रहे, जरूरत से लेना चाहिए। किचन में जाके काम करें, कोई हंडिया बनाएं, कोई बीवी की हेल्प करें, बहुत सारे काम है जिनसे आप पसीना ले सकते हैं। वर्कआउट करें, वॉक करें, और आजकल तो वैसी बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको पसीना आ जाता है। तो अभी हमने कोशिश की कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए, उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेलों की। तो कौमी खेल हॉकी की शानदार कारकर्दगी। नाजरीन, बड़े अरसे बाद हॉकी के मैदान से ये अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं कि मलेशिया में जारी सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान ने अपने चौथे मैच में कनाडा को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी है। टूर्नामेंट में कौमी टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त है और मुझे यकीन नहीं आ रहा टॉप पोजीशन पर मौजूद है इस वक्त, फाइनल में पहुंच गई और फाइनल में भी 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी के फाइनल में ये रसाई हासिल की है। 11 मई को कौमी टीम जापान से फाइनल खेलेगी, मगर इससे पहले 10 मई को कौमी टीम अपना आखिरी पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। तो वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने 29वें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल इससे पहले हासिल किया था। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए मलेशिया से हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के कप्तान हैं इमाद शकील भट्ट। वेलकम करते हैं आपको इमाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि बेपनाह मुश्किलात के बावजूद कामयाबी आप लोगों के पास आ नहीं पहुंची, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कितनी प्रैक्टिस की गई, प्लेयर्स की क्या मुख्तलिफ ट्रेनिंग की गई इस दफ़ा? के पीछे राज ये है कि काफी टाइम से हम लोग ना सरवाइव कर रहे हैं हॉकी में, और लास्ट जैसा हमारा टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालिफायर, अनफॉर्चुनेटली हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, पर उस टूर्नामेंट में भी मेरी टीम ने और लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वही टीम कैरी ऑन करते हुए हमारे पास वही सेम लड़के हैं, सिर्फ हमने थोड़ा सा कोच और मैनेजमेंट जो है चेंज की है। लड़कों की परफॉर्मेंस में फ़र्क इसीलिए है क्योंकि जो गोरे कोच आते हैं, फॉरनर्स आते हैं, वो आगे पहले फॉर्मेट चेंज करते हैं। उनका फॉर्मेट और पाकिस्तानी कोचेस का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है। जिस प्लानिंग से वो खिलाते हैं, जिस प्लानिंग से पाकिस्तानी कोच खिलाते हैं, ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। सो लड़कों ने प्रूव किया। तकरीबन कैंप जब हमारा स्टार्ट हुआ था इस टूर्नामेंट के लिए, सो लास्ट वीक में सिर्फ डच कोच ने ज्वाइन किया है और लड़कों ने भरपूर मेहनत की है, और जो चीज़ें हमने लास्ट टूर्नामेंट में नहीं की थी उनको हमने बड़ी जल्दी इम्प्रूव किया, उनको बड़ी जल्दी हमने सीखा और उन पे हमने इम्प्लीमेंट करके आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में, और हम जापान के अगेंस्ट फाइनल खेलने गए। इमाद, एक वक्त था जब कौमी
दुनिया की टॉप टीमों में होता था, मगर फिर हमने देखा कि कई बरसों से हमारी हॉकी टीम जवाल का शिकार रही। अजलान शाह हॉकी कप में अब कौमी टीम की गैर मामूली शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट किसको देंगे आप? मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया था 2 दिन पहले कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लड़कों के पास कोई जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, कोई मीडिया सपोर्ट नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, नथिंग। हॉकी का नीचे जाने का जो डाउनफॉल का सबब है वो ये चीज़ें भी, क्योंकि हॉकी प्लेयर्स मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, वो अपने आप को जो है वो ऊपर लाने के लिए बड़ी एफर्ट करते हैं। लास्ट हमारी जो हॉकी नीचे गई है वो इसलिए गई है कि फंड्स की कमी की वजह से हम टूर्नामेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करते थे, सही पैसे नहीं होते तो हम विड्रॉ कर लेते। विड्रॉ करने का प्रॉब्लम ये है कि उसके पॉइंट्स कट जाते हैं, उससे हमारी रैंकिंग नीचे से नीचे आती है। हम 19 नंबर पे थे, ये सिर्फ लास्ट तकरीबन 2 से 3 टूर्नामेंट जो हमने खेले हैं हमारी रैंकिंग में बेहतरी है, अब हम 15वें नंबर पे हैं। मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मैं अपनी टीम को, जो मेरे लड़के हैं जिन्होंने पूरी जान मारी है, और उसके बाद मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो मैं क्रेडिट दूंगा रोलैंड ओल्डमैन्स को, जो डच कोच पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हायर किया है। और लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है तारिक मीर बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, मैंने अभी उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो उनका जो विजन है वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए उन्होंने स्ट्रगल की है, जो बच्चों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज वो हमें दे सकते हैं एज सून एज पॉसिबल वो दे रहे हैं। पर थोड़ी सी गवर्नमेंट की और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये नेशनल गेम है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको नेशनल गेम डिक्लेयर किया, और किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना कोई छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल, कौमी खेल है हमारा, और हम एक अरसे से देख रहे हैं कि इसकी जानिब इतनी लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, पर लोगों को हॉकी की अवेयरनेस नहीं है। जब तक हम लोग उनको नहीं बताएंगे, लोग खुद पढ़ना नहीं चाहेंगे, लोग खुद सीखना नहीं चाहेंगे, हम लोग उनको कुछ नहीं बता सकते। बिल्कुल ऐसे ही तवज्जो जो है उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से क्रिकेट और बाकी खेलों को दी जाती है। ये सोचा है कि बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, बच्चों को कैसी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट मेरे लड़कों को, मेरी टीम को जाता है। आज हम फाइनल में अल्लाह ताला ने अपनी मदद से हमें पहुंचाया, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम ये कप लेके पाकिस्तान वापस आएंगे इंशाल्लाह। इमाद, अब 11 मई को आप लोगों का जापान के साथ फाइनल होने जा रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, कितना टफ मुकाबला होगा ये? मैं समझता हूँ कि हम पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है। प्रेशर उस टीम पे होता है जो रैंकिंग में बेहतर हो और जिसका वर्ल्ड में नाम हो। इस टाइम हम ऑलरेडी 15वीं रैंकिंग पे हैं और हम पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर जापान पे है, क्योंकि वो लास्ट ओलंपिक्स भी खेले हैं, उसके बाद काफी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, एक्टिविटीज है, उनमें वो शामिल है। सो मैं नहीं समझता कि हमारी टीम पे कोई प्रेशर है। जापान के साथ हमने जो लास्ट मैच खेला 1-1 ड्रॉ हुआ, उसमें जो हमने मिस्टेक्स की हैं वो हमारे पास अभी एक दिन है, हम उसको देखेंगे, उसको रिकवर करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके जो चीज़ें हमने लास्ट मैच में नहीं की। और मैं समझता हूँ कि जापान एक टफ टीम है, जापान को बिल्कुल ईजी ना ले। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान, ये एशिया में टीमें ईजी हैं। नो वन ईजी, आई टोल्ड यू इन हॉकी। डिपेंड करता है दिन के ऊपर, रैंकिंग भी डजंट मैटर, आप रैंकिंग को भी छोड़ दें कि ये वर्ल्ड नंबर 1 है, ये वर्ल्ड नंबर 2 है, हम 15वीं रैंकिंग पे हैं। ये उस दिन पे डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे अपनी टीम पे पूरा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमने काम किया, फिटनेस में मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सब टीमों से बेहतर है। जी बिल्कुल जी, तमाम टीमों से बेहतर, हम किसी से कम नहीं है। माद, अगर कौमी टीम टूर्नामेंट विन करती है, जो कि इंशाल्लाह करेगी, तो इस जीत का फिर हॉकी टीम को कितना फायदा हो सकता है? इसके फौरन बाद हमने नेशन कप खेलना है। नेशन कप है, प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है। सो इस टूर्नामेंट को जीतने में हमें जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, हमारी रैंकिंग बेहतर होगी, क्योंकि जापान इस वक्त जो है वो शायद 11वें नंबर पे या 12वें नंबर पे है, और अगर हम जापान को बीट करते हैं तो वही रैंकिंग जो हम उसी रैंकिंग पे आ जाएंगे। जापान 15 में चले जाएगी, हम 11वें पे आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट हमारे टूर्नामेंट आ रहे हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो आपको पहले बताया कि नेशन कप है, प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है। अगर हम उन प्रो लीग में टॉप 3 टीमों में कम्पीट करते हैं तो हम इंशाल्लाह प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जब हम प्रो हॉकी लीग के मैचेस जब स्टार्ट होंगे तो हमारी रैंकिंग इंशाल्लाह डे बाय डे बेटर होती है, हम इंशाल्लाह फिनिश कर सकते हैं इसीलिए। बिल्कुल ऐसे ही है इमाद, और अगर हम हॉकी की बात करें तो इसको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जिस तरह से बाकी खेलों को दी गई है, और मिलनी चाहिए इसको। हमारा कौमी खेल है, तो अभी कौमी टीम अभी तक हम देखते हैं डेली अलाउंसेज और दीगर मामलात के मसाइल का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे इस सारे मामले पर?
मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, वो हॉकी के पैटर्न चीफ है, कि प्लीज सर आपने एक स्टेप लिया है तो बच्चे इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं। सिर्फ एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि सर हॉकी की तरफ ध्यान दें। वो वक्त दूर नहीं है कि यही टीम इंशाल्लाह आपको ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लेके देगी। सिर्फ आप लोगों की तवज्जो की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। तो आप क्रिकेट को भी आप लोग देखते हैं, सब कुछ आप लोग देखते हैं, और वाई हॉकी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हॉकी की तरफ ध्यान दें। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, ताकि नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बच्चों में बहुत टैलेंट है। और इमाद, जैसा कि अभी आपने बोला है कि अजलान शाह कप के बाद अब कौमी टीम नेशंस कप खेलने जा रही है, तो इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए किन वसाइल की ज़रूरत है? जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी कि हमारी टीम को जो है वो तकरीबन 2 वीक पहले हॉलैंड भेजा जाए, ताकि हम उस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के लिए की टीम से या स्पेन की टीम से या बेल्जियम की टीम से कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलें। उससे ये होगा कि हमारी तैयारी जो है भरपूर तरीके से हो सकेगी, और टूर्नामेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, हम इजीली वो मैच जो है वो खेल सकेंगे। मेरी ये बात जो भी सुन रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत शुक्रिया आपका इमाद शकील, आपने सुनो पाकिस्तान को अपना खुसूसी टाइम दिया। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कौमी टीम ये कप जीत के झंडे गाड़े जी, और पाकिस्तान का नाम मज़ीद फ़ख्र से बुलंद करें। बेशक जी। अगर हम दिन की बात करें तो पूरे दिन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्कआउट, फिटनेस का ख्याल रखना किस तरह से रखी जा सकती है। खुराक की हमने बात की कि किस तरह से आप गर्मी से बच सकते हैं, हीट वेव से बच सकते हैं, जो सूरत हाल अभी चल रही है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करें और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे। अब फिटनेस की जानिब बढ़ लेते हैं कि फ़िटनेस का ख्याल आपने गर्मी में कैसे रखना है। अमूमन अगर आप मेरी बात करें या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आप जिम चले जाएं तो पहले से कहते हैं भाई इतनी गर्मी है जिम नहीं जाना, बर्दाश्त ही नहीं होता और सांस फूलती है, मुश्किलात आती हैं। तो ये सारे सवालात जो हैं इनके जवाबात लेने के लिए हमारे पास मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हाफिज़ खालिद साहब। आपको वेलकम करते हैं। तो ये जवाबात अब यही देंगे, क्या करना हमको। शुक्रिया बहुत बहुत आपका राणा साहब इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। देखिए मैम, आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चुना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गर्मी हो या सर्दी हो, एक्सरसाइज का वेदर से ताल्लुक होता है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सट्रीम गर्मी में या एक्सट्रीम सर्दी में हम एक्सरसाइज करना छोड़ दें। देखिए एक्सरसाइज साल के 365 दिन आप कर सकते हैं, किसी भी वेदर में किसी भी मौसम में कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी खुराक पे। जैसे कि सर्दियां अभी गुजरी हैं, गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, सही। हम सर्दियों की डाइट पे लगे हुए थे। अगर सेम वही डाइट को हम फॉलो गर्मियों में करेंगे तो डेफिनेट हमारे लिए प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे हम। देखिए राणा साहब, हम सर्दियों में हाई प्रोटीन डाइट खाते रहे, अंडे खाते रहे, फिश खाते रहे, नट्स खाते रहे, गर्म खुराक। अब वेदर चेंज होने से हमारी खुराक में चेंज आना चाहिए ना कि हम सर्दियों वाली खुराक ही गर्मियों में खाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी गट हेल्थ खराब होगी। जब गट हेल्थ हमारी खराब होगी, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब होगा, फिर एक्सरसाइज भी नहीं होगी। तो एक्सरसाइज करने के लिए आजकल जैसे फ्रूट्स हैं, आजकल देखिए अल्लाह ताला ने हर मौसम में 5 फल और 5 वेजिटेबल्स जो हैं हर मौसम में अल्लाह ताला ने उतारी हैं, और वो हमारे लिए उतारी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ जब वो फल और सब्जी सस्ती हो तो दबा के खाएं आप। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये भी है कि आपकी सेविंग है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि उस मौसम में उतारी है और उस मौसम में फ़ायदा है। देखिए फॉर एग्जांपल कोई एक फल ले लें, जब आप नया आता है तो उसमें कोई मिठास नहीं होती, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन जैसे ही अब थोड़ा टाइम गुजरता है तो उसमें मिठास आ जाती है। हाफिज़ साहब, हमें अभी जिम की डाइट के बारे में बताएं, कौन कौन सी डाइट ऐसी जो हम कर सकते हैं इस गर्मी में, और स्मूदीज और ऐसी जिससे हम फिट हो जाए, चेहरे पे ग्लो आ जाए। अच्छा, स्मूदी में तो मैडम मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि लैक्टोज और फ्रुक्टोज ये 2 चीज़ें कभी भी इकट्ठी यूज़ ना करें। जैसा कि दूध में हम शेक ऐड कर लेते हैं, दूध में हम एप्पल ऐड कर लेते हैं या बनाना ऐड कर लेते हैं या किसी भी तरह का शेक बना के पीते हैं, ये तो हम रोज़ ये बंद करते हैं। उसकी वजह ये है, ये आपकी बॉडी के अंदर हाई ग्लूकोज पैदा करती है और आपका बॉडी वेट कम नहीं होने देती, हमेशा इससे बॉडी वेट बढ़ता है।
बहुत ज़्यादा स्किनी लोग जो हैं आप उनको शेक पिलाना शुरू कर दें, डेट्स का शेक दे दें, बनाना शेक दे दें, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। डेट के शेक से भी बढ़ता है? डेट के शेक से भी वेट बढ़ता है। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं ना तो फिर दूध को अलग करें, फ्रूट्स को अलग करें। लेकिन एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं ये? एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं, इसको मिक्स करके ब्लेंड करके नहीं ले सकते। सही। और कोशिश करें वो अंदर भी तो ब्लेंड होके जाता है। अब मैडम वो अल्लाह को पता है कि अंदर जाकर उसका सिस्टम क्या बनना है, लेकिन साइंस ये कहती है कि आप इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें और खाने से 1.5 घंटा पहले फ्रूट्स खाएं, उसके बाद ना खाएं, और खाने से 1.5 घंटा बाद फ्रूट्स खाएं, फौरी साथ ना खाएं। ये तो हदीस भी है, खाने के साथ ना खाएं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। कुछ लोग पता क्या करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, साथ खाना रखते हैं, खाने के साथ फ्रूट्स खाना शुरू करते हैं। जी। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ सैलड भी खानी है ना तो वो भी कोशिश करें 15 to 20 मिनट 30 मिनट बिफोर लंच या डिनर। ये तो बहुत कॉमन है ऑफिसर कि हम लोग खाने के साथ सलाद खाते हैं। देखिए राणा साहब, छोटी छोटी मिस्टेक ऐसे ही हम करते हैं, जैसे हमने खाना खा लिया और साथ जाते साथ ही हमने नहा लिया, ठीक है। जैसे खाना खा लिया और हमने चाय का कप पी लिया। जैसे कि हम कोई भी चीज़ खाना खा रहे हैं उसके बाद हम मीठा फौरी खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं और वॉक करनी शुरू कर देते हैं। फेवरेट टाइम एक्सरसाइज का कौन सा? देखिए मैडम, सबसे बेस्ट टाइम तो है अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक आपका बेस्ट टाइम है। कार्डियो, वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप कुछ भी करना चाहें। एक बात याद रखें कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी नेचर से चलती है, साइंस से नहीं चलती। जब सूरज आपको जगाएगा तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। जब आप सूरज को जगाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रहेंगे। क्या हम लोग सूरज को जगाएंगे? आप लोग सूरज को हमेशा हमें सूरज जगाता है कि मतलब जल्दी उठे ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे ना। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह हम जल्दी उठेंगे, हमारी हम तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, इसलिए मैं ये बातें नहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग वर्कआउट नहीं करते ना, हम सीधा वर्कआउट, लेकिन काफी हद तक काम अच्छा हो जाता है कि हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। देखिए अर्ली मॉर्निंग पहले तो उठना ही फायदेमंद है आपके लिए। अल्लाह ताला ने बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ आपका। दूसरा राणा साहब, अगर 30 मिनट आप सुबह उठ के वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? मैं समझता हूं दिन में जो मर्जी आप खाएं पिए। अच्छा, ये भी इवनिंग में मैंने सुना है कि इवनिंग में अगर आप 10 मिनट्स कार्डियो कर लेते हैं, जो घर में ही कर सकते हैं आप, कोई भी वीडियो लगा कर देखकर दौड़ लगा लें, आप कुछ भी कर लें, ये सही है? ये बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 25 मिनट सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कर लें और 25 मिनट सोने से पहले आप कार्डियो कर लें तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आप साहब बहुत शुक्रिया। माजरत साथ वक्त बहुत कम था, हमें अचानक से जाना पड़ेगा, हमारा टाइम खत्म हो गया है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, अगर आप चाहें तो। देखिए मैम, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी खुराक जो है 50% कम करें, पानी जो है उसको डबल करें, एक्सरसाइज को ट्रिपल करें और हंसना 4 गुना कर दें। वाह वाह वाह, लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत खूबसूरत पॉइंटर्स जो हमने नहीं लिए, लेकिन उन्होंने दिए 5 पॉइंटर्स कि आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छा करें और इसके साथ साथ अपनी डाइट जो है उसको कम कर लें और साफ खाएं। और तीसरा क्या था? पानी जो है उसको डबल कर दें, एक्सरसाइज को ट्रिपल कर दें। हाँ, और पानी डबल, हंसना 4 गुना कर दें। ये सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया। हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।